हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेल वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड आई होप सारे बच्चों के डाउट्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे। कुछ भी डाउट हो फिर भी मेरे से पूछो, ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने एक बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब कहते ना मैथ्स में क्या होता है, जब हमें 0 पता चलता है, 1 पता चलता है, 0 से लेकर 9 तक की जो सिंगल यूनिट से जब हमें वो पता चलती है, तो उसके बाद फिर हम जो डबल यूनिट्स है, ट्रिपल यूनिट्स, हम उसके बारे में आराम से इमेजिन कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी पहले छोटी चीज के बारे में पता चल जाता है तो फिर हम उसके बाद उसकी मल्टीपल यूनिट्स के बारे में आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल सेल्यूलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पहले उसको समझ लिया, हमने हर टाइप की सेल्स को समझ लिया, ठीक है। तो अब जब सेल की बहुत सारी सेल्स की, एक जैसे सेल्स की जब गैदरिंग होगी तब क्या बनेगा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बने, चाहे फिर वो प्लांट्स हो चाहे फिर वो एनिमल्स हो, उनकी वर्किंग, ठीक है, उनके अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर कितने कितने टाइप के, अब हम वो जानेंगे बेटा, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, टिश्यू, ठीक है। अगर आप लोगों को पहले टिश्यू पढ़ा दिया जाए और सेल के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तो इस तरीके की पढ़ाई किसी काम की नहीं बेटा। फिर तो वो वाली बात हो जाएगी कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, रटेगा, समझेगा, उसको समझ कुछ नहीं आएगा। वैसे भी सेल चैप्टर आप लोगों को बहुत आराम से याद हो सकता है, पर टिश्यू चैप्टर ना थोड़ा सा, एक तो बोरिंग भी बोल सकते हैं, कई बच्चे इसको बोरिंग भी बोलते हैं, बट नॉट बोरिंग। अगर हम डायग्राम्स के साथ में पढ़ेंगे तो बोरिंग नहीं बनता, बट हाँ थोड़ा सा समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारी टिश्यूज के नाम आ जाते हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन हो जाती है, तो हमें उसको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है। बट मैं यहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी, कितनी भी टाइप की टिश्यूज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूं। 4 to 5 टाइप टिश्यूज इन एनिमल हम समझेंगे और 4 to 5 टाइप ऑफ टिश्यूज हम इन प्लांट्स में भी समझेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए, क्लियर बेटा। तो हम टिश्यू के बारे में जानेंगे। टिश्यू नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को पता है टिश्यू क्या है। ये एक सेल है, ठीक है। व्हेन मेनी सेल्स, या फिर कहेंगे मेनी ऑफ द सेम सेल्स गैदर टुगेदर, जब एक ही टाइप की सेल बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है तब क्या बनता है, टिश्यू बनता है। बात समझ आ गई। एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, पहले ऑर्गेनाइजेशन समझा देती हूँ, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की। जो मल्टी सेल्यूलर बॉडी जो है बेटा, वो किस तरीके से बनती है। देखो, सबसे पहले जो बॉडी की स्टार्ट होती है, मदर वूम के अंदर जब बेबी की डेवलप होता है, वो सबसे पहले एक सिंगल सेल्ड बॉडी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एग सेल। ये सेल जब डिवाइड होती है तो एक जैसी सेल, यही एक सिंगल सेल अपनी ही जैसी बहुत सारी सेल्स बनाती है, तो उसको बोलेंगे हम टिश्यू। मतलब सेल्स जब मल्टीप्लाई करती हैं तो एक जैसी टाइप की सेल्स बनती है, उसको बोलते हैं हम टिश्यू। मैं बोल रही हूँ वर्ड एक जैसी, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन वाली जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं हम टिश्यू। अब इस तरीके की बहुत सारी टिश्यूज क्या करती है, बनती है, डिफरेंट सेल से डिफरेंट टिश्यूज बनती है, ठीक है। तो बनता है एक ऑर्गन, ठीक है। फिर इस ऑर्गन से जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तब बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तब बनती है एक बॉडी। अब चाहे वो बॉडी प्लांट्स की हो चाहे फिर वो एनिमल्स की हो, ठीक है। बात समझ आ गई। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बॉडी किसी की भी हो, हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर की, हम यूनिसेलुलर बॉडी की बात नहीं कर रहे। यूनिसेलुलर बॉडी तो यहीं पे ही खत्म हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल की बनी होती है, ठीक है। पर हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। सबसे पहले सेल बनती है। सेल जब बहुत सारी एक जैसी फंक्शन की गैदर होती है, इकट्ठी डिवाइड होती जाती हैं, तो एक क्लस्टर बनता है, वो टिश्यू कहलाता है। जब बहुत अलग अलग टाइप की सेल्स की अलग अलग टिश्यूज इकट्ठी होती है तो बनता है एक ऑर्गन। और जब बहुत सारे इस तरीके से ऑर्गन बनते हैं तो बनता है एक ऑर्गन सिस्टम, एंड देन फिर एक बॉडी। अब देखिए, अब मैं आपको इसी का रिवर्स करके समझाती हूँ। ये हमारी बॉडी है, ठीक है। मैं हमारी ही एग्जांपल लेती हूँ, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बीइंग की।
अब इसमें ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो कितने सिस्टम है हमारी बॉडी में? बहुत सारे सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है कि नहीं? बहुत सारे सिस्टम है ना। चलिए अब हम इसमें से कोई एक सिस्टम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, देखिए बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम बात कर ली ना हमने। कौन से ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर, मतलब वो जो पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, उनमें क्या क्या ऑर्गन प्रेजेंट है। तो देखो अब ऑर्गन की बात करते हैं हम कि किन किन ऑर्गन से मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना है। सबको पता है, नोज, ट्रेकिया, है ना। इसके बाद बात करें हम लंग्स, है कि नहीं, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, कितने सारे ऑर्गन्स हो गए। नोज के अंदर की भी बात करें तो नॉस्ट्रिल्स हो गया, फिर फेरिंग्स रीजन हो गया। इसे डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए ऑर्गन। अब बेटा अब देखो, हर एक ऑर्गन अलग अलग टिश्यूज से बना हुआ होता है। कई बार कुछ 2-3 ऑर्गन के टिश्यूज सेम भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं ट्रेकिया की बात करूं, जब हम आगे एनिमल टिश्यूज में जानेंगे तो आपको वहां पे सीलिएटेड, कॉलमनर टिश्यू में नाम बताऊंगी। एल्वियोलाई की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बात करेंगे हम। देख रहे हो आप, मैंने अलग अलग डिफरेंट टिश्यूज के नाम तो यही बता दिया आप लोगों को। लंग्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी कई डिफरेंट टाइप की एपिथेलियम टिश्यूज है, लॉन्गिट्यूडनल है, कॉलमनर है। ठीक है, नोज की मैं बात करूं तो ये भी सिंपल एपिथेलियम है, एंडोथेलियल है। ठीक है, ग्लैंड्यूलर सेल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे, एक और स्पेशल सेल्स टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज। ठीक है, अब देखो ये जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू है तो इसकी जो सेल्स होती है वो सेल, एक सेल कुछ इस तरीके की होगी और इसके ऊपर ये सीलिया, ये सेल है और इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम सीलिया बोलते हैं। बात समझ आ गई? तो सेल जब इस तरीके की बहुत सारी सेल्स बनी, मतलब डिवाइड होके बहुत सारी सेल्स जुड़ी, तो इन्होंने एक टिश्यू बनाया। वो टिश्यू क्या है? सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू। जब ये सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू बहुत सारी बनी तो इससे बन गई ट्रैकिया। बात समझ आ रही है? और ये ट्रैकिया इस तरीके से और भी अदर डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट सेल्स से डिफरेंट टिश्यूज बने और डिफरेंट टिश्यूज सारे के सारे देखो सब टिश्यूज से एक एक ऑर्गन बनता चला गया। और ये ऑर्गन फिर क्या हुआ, सबको एक साथ बांध दिया और एक सिस्टम बना दिया, जिसको हमने बाद में समझा कि ओके इतने सारे ऑर्गन से मिलकर एक जो सिस्टम बनता है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर? बहुत क्लियर, अच्छे से। चलो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा बच्चों आप लोगों को। तो सेल समझ आ गई, हमने पढ़ लिया। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। व्हेन द नंबर ऑफ सेम सेल्स हैविंग सेम फंक्शन गैदर टुगेदर, ठीक है, यानी गैदर होती है तो दे फॉर्म अ टिश्यू, तो वो एक टाइप की सेम टिश्यू फॉर्म करती है। व्हेन मेनी ऑफ द टिश्यूज गैदर they form organ. When many of the organs gather, they form organ system, and when many of the organ system can gather, then it becomes a proper body. ठीक है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात करें तो उसमें भी आपने देखा बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हो गए? स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, एनस हो गया, रेक्टम हो गया। सब अपनी अपनी टाइप की टिश्यूज से बनी होती हैं। स्केलेटल टिश्यूज से बनी होती, मसल्स से बनी होती हैं, स्मूथ मसल्स से बनी होती है ना। और बात करें स्टमक की बात करें तो म्यूकस सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और मस्क्यूलर मस्कुलरिस इस तरीके की टिश्यूज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी ऑब्लिक मसल्स टिश्यूज प्रेजेंट है उसके अंदर। हार्ट की हम बात करें तो हार्ट के पास में भी क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स है, स्ट्रिएटेड नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स टिश्यूज हैं। ठीक है, तो इतने डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से एक ऑर्गन कभी भी एक टाइप के टिश्यूज से नहीं बनता। एक ऑर्गन के अंदर डिफरेंट
आप ये मानकर चल सकते हो 2 से 3 टाइप की टिश्यूज प्रेजेंट होती है। हार्ट के अंदर भी 2 से 3 टाइप की टिश्यूज प्रेजेंट होती है। स्टमक भी 3 से 4 टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की टिश्यूज उसमें प्रेजेंट होती है, जिसको मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पे पढ़ाऊंगी। चलिए, तो अब हम जान लेते हैं टिश्यू के बारे में। अब ये तो हमें पता है कि सेल क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है, और जब ये बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ गैदर होती है तो टिश्यू बनाती है। ये टिश्यू बेटा बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। जो वर्ड है टिश्यू, ये कहां से आया है? टिसर, जिसका मतलब होता है सिंक्रोनाइजली वोवन, मतलब इस तरीके से उसको सिला गया है। जैसे हम बुनाई करते हैं ना, मदर हमारी क्या बनाती है? स्वेटर बनाती है। ठीक है, तो जिस तरीके से मदर हमारी स्वेटर बनाती है, तो आपने देखा होगा उसमें कितनी फाइन निटिंग होती है, कितनी फाइन निटिंग होती है ना? बहुत सारे थ्रेड्स एक दूसरे के साथ इंटरवोवन होते हैं, तब फिर जाके क्लोथ या स्वेटर बनता है, बहुत फाइन। इसी तरीके से जो सेल्स है, आप अगर यहाँ पे आप अंदाजा लगाओ तो ये एक एक सेल्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि इन सेल्स की क्या करी गई है? एक दूसरे के साथ सिलाई कर दी गई है। समझ रहे हो? अब ये स्किन है। स्किन क्या है हमारे लिए? हमारी बॉडी का एक तरीके का क्लोथ है ना, क्योंकि उसने हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करके रख रखा है, और हमारी बॉडी को कवर करने के लिए हम भी तो क्लोथ पहनते हैं, है कि नहीं? तो इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने के लिए हमारे ऊपर एक परमानेंट स्किन है, जो हमारी क्या है, एक तरीके की हम कह सकते हैं क्लोथ कवरिंग। क्लियर होगी बात? तो ये भी क्या है, एक तरीके की क्लोथ। किससे बनी हुई है? बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है, और वो टिश्यूज एपिथेलियम टिश्यूज, स्क्वैमस हो गई, कॉलमनर हो गई, सब प्रेजेंट है इसके अंदर, ग्लैंडुलर हो गई, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारे टिश्यूज किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और उसने एक तरीके का कवरिंग बना रखी है, जो हमारी पूरी एंटायर बॉडी को, एंटायर ऑर्गन को कवर करके रखती है कि नहीं? चले, ये चीज समझ आ गई। अब स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या क्या टिश्यूज किस किस टाइप के स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो टिश्यू का मतलब समथिंग वोवन। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? कई बच्चों को इसका आंसर पता होगा। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई कुछ कॉम्पिटिटिव बातें। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। मैंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं पूरी बॉडी बनती है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। टिश्यूज इन प्लांट्स, बहुत आराम से इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। सेल चैप्टर तो हमने इसलिए जल्दी और इसलिए आप लोगों को जल्दी समझ आ गया क्योंकि वो हम 8th क्लास में पढ़ के आते हैं बेटा। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऑलरेडी 8th क्लास में काफी अच्छे लेवल तक पढ़ चुके थे। कुछ 2-3 बातें उनको पता चली होंगी, दे विल कैप्चर इट वेरी वेरी सून। कोई बात नहीं, नए बच्चे जो हैं जिन्होंने ज्वाइन किया उनको भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, मैं होप यही करूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं ना बेटा कि मुझे पता चल जाएगा। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग भी हमारे साथ इंटरैक्शन करें। वो बच्चे जो अभी तक फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने खेलना स्टार्ट नहीं किया है, तो जस्ट आओ, बात करो हमसे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। ठीक है, हम जानते हैं अब टिश्यूज इन प्लांट्स बेटा। प्लांट्स में 2 तरीके की टिश्यूज पाई जाती है। एक चार्ट सा बनाऊंगी ना, बहुत ध्यान से देखना उसको। प्लांट के अंदर मेजॉरिटी में अगर स्टडी करी जाती है ना तब मॉर्फोलॉजी की, तो एक तो है इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, और दूसरा है उसके अंदर परमानेंट टिश्यूज पाई जाती है। इस चैप्टर के साथ घबराना नहीं है,
बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो ना तो तुरंत मेरे से पूछ लेना। मे भी शायद मैं कल आप लोगों की एक लाइव क्लास भी ले लूं, ठीक है। तो आपने डाउट्स रेडी रखना, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस चैप्टर में कुछ डाउट्स है, पुराने चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मेरे लिए डाउट्स रेडी रखना, हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए तो अब देखते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इटसेल्फ कंटेन 3 काइंड ऑफ टिश्यूज। कौन कौन सी देखिए। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम को बेटा कई बुक्स के अंदर एक्सिलरी मेरिस्टम भी बोला जाता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड, ठीक। और लास्ट है अपना लेटरल मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज दो क्लास है, ये फर्दर कैटेगराइज्ड हुई है कि इस क्लास के अंदर 3 टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाई जाती हैं जो अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। परमानेंट की बात करें तो परमानेंट इटसेल्फ आल्सो हैविंग, परमानेंट की भी बात करें तो देखो बेटा इसमें भी 2 टाइप की और फर्दर कैटेगरीज हैं। एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसमें भी फर्दर आप देख लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर भी हैविंग फर्दर 3 काइंड ऑफ टिश्यूज। कौन कौन सी? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, चलिए अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसमें भी इटसेल्फ 2 डिफरेंट काइंड की टिश्यूज पाई जाती हैं। नाम आपने पढ़ रखा होगा, 7th क्लास में हमने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है। 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है इसका, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। इनको कैम्ब्रियल टिश्यूज भी बोला जाता है, ठीक है। चलो तो ये जो एक छोटा सा डायग्राम है, फ्लो चार्ट, फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेना बेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर कितने टाइप की टिश्यूज पाई जाती हैं। परमानेंट के क्लासिफिकेशन आपको बोल दिया जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बीच में डिफरेंस बताइए, तो आपको ये सारी की सारी टिश्यूज वहां पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इट्स बेटर, शो करने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप इस तरीके का एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लो। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब ये जो सेक्शन है बेटा इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हटा देते हैं हम। अब ये सेक्शन हम सबसे पहले जानेंगे, तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेटा टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं in which cells are actively divided throughout their life। मतलब जब तक प्लांट लिविंग कंडीशन में है, हम बोलते हैं ना प्लांट्स को लिविंग बोलते हैं ना, क्योंकि उसको भी सेंसेशन, उसमें भी सेंसेशन पाई जाती है, ठीक है। मूवमेंट्स आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे। लाइफ क्रिएचर थिंग्स लाइक वी हैविंग कलर्स, दे आल्सो हैविंग कलर्स, दे ब्लूम फ्लावर्स, ये सारी चीजें शो करती हैं कि प्लांट्स को हम लिविंग क्रिएचर बोल सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा ऐसी टिश्यू है कि जिसके अंदर जो सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी नॉर्मल सी बात है, बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होंगी, तो वो जो सेल्स है बेटा वो कंटिन्यूअसली एक्टिवली
डिवाइडेड होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक प्लांट की लाइफ है, ग्रो कर रहा है, तब तक ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होती रहती है, डिवाइड होती रहती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को समझने की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच डिवाइडेड एक्टिवली थ्रू आउट देयर लाइफ। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि इसमें 3 टाइप की टिश्यूज है, ये वाली एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एक डायग्राम के साथ मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा ट्री है, ठीक है, नोड्स एंड इंटरनोड्स आप सबको पता होंगे। नोड्स एंड इंटरनोड्स किसको बोलते हैं, ये चीज मैं आपको पहले समझा देती हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। जब मैं वर्ड यूज करूंगी ना नोड्स एंड इंटरनोड्स, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सो दिस इज सॉइल, ठीक है, दिस इज रूट। प्लांट्स को लेबल करने की तो मुझे जरूरत है नहीं, ओके, सभी बच्चों को पता होगी। चलिए अब देखते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए नोड्स एंड इंटरनोड्स किसको बोलते हैं। आपने जब बहुत ध्यान से किसी भी प्लांट को अगर आप देखो, तो आपको उस प्लांट की स्टेम के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर आपको इस तरीके की लाइनिंग, जैसे कि शुगर केन का अगर हम स्टेम उठाए तो आपको इस तरीके की इक्वल डिस्टेंस पर, आप डिस्टेंस भी देखना बिल्कुल इक्वल रहेगी, अनइक्वल नहीं रहेगी, तो लाइनिंग इस तरीके की प्रेजेंट आपको दिखाई देगी। फाइन, मेजॉरिटी में तो आपको ये लाइनिंग दिखाई देगी। कई प्लांट्स होते हैं जिसमें जब जैसे कि प्लांट काफी थिक हो गया, उसकी जो स्टेम है काफी थिक हो गई, तब ये हमको लाइनिंग नहीं नजर आती। लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पर हमें लीव्स ग्रो करती हुई नजर आती है, और लीव्स भी आप देखोगे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर ही ग्रो करती है, अनइक्वल डिस्टेंसेस पर ग्रो नहीं करती है। एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न हमें नजर आता है प्लांट्स के अंदर। तो जिस जगह से लीव्स ओरिजिनेट करती है, मैं दोनों वर्ड्स यूज करूंगी कि एक तो जहां पे क्लियर लाइन दिखाई दे रही है वो, या फिर अगर लाइनिंग नहीं नजर आ रही है तो जिस जगह से लीव्स ओरिजिनेट करती है, दैट रीजन इज कॉल्ड नोड रीजन, उसको हम बोलेंगे नोड। इस जगह से जो स्टेम है वो थोड़ी सी उभरी हुई होती है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ निकली हुई रहती है, और इसके दो नोड के बीच वाला जो पोर्शन है, स्टेम का जो बीच का जो पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड इंटर नोड रीजन। क्लियर, ठीक है, कुछ इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। कई बच्चों को अगर नहीं पता हो तो प्रैक्टिकल स्टेम उठाना, स्टेम में आपको जहां आपको दिख जाएगी कि लीव्स बिल्कुल इक्वल डिस्टेंसेस पर है, तो दैट रीजन इज अ नोड रीजन, और वो जगह आपको थोड़ी सी बाहर निकली हुई नजर आएगी, ठीक है। दैट रीजन इज कॉल्ड नोड रीजन, एंड रेस्ट ऑफ द रीजन बिटवीन द नोड्स, टू नोड्स, इज कॉल्ड इंटरनोड रीजन। क्लियर, चलिए तो अब मैं जो वर्ड्स यूज करूंगी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एपिकल मेरिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, तो वो यहां पाई जाती है। क्लियर, ये रीजन है किसका, एपिकल मेरिस्टम का। टिश्यूज में बता रही हूँ, ये तीनों टिश्यूज कहां पाई जाती हैं। क्वेश्चन आ जाता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करिए कि ये तीनों टिश्यूज कहां पाई जाती हैं। तो एपिकल जो मेरिस्टम है वो स्टेम की टिप पे, ठीक है, रूट की टिप पे, सिर्फ स्टेम की टिप पे ही नहीं, सिर्फ स्टेम से ही प्लांट नहीं बढ़ता, रूट्स भी तो इंटरनली ग्रो करती है ना, तो रूट्स की जो टिप होती है यहां पे भी एपिकल मेरिस्टम पाई जाती है, ठीक है। लीव्स की जो टिप है और स्टेम की जो टिप है वहां पे एपिकल मेरिस्टम पाई जाती है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। ये जो नोड रीजन है बेटा, यहाँ पे हमारे पास इंटर
इंटरकैलरी मेरिस्टम पाई जाती है, ठीक है, जहां से लीव्स ओरिजिनेट करती हैं. सो दिस रीजन कंटेन इंटरकैलरी मेरिस्टम. अब ध्यान से सुनिए, नोड रीजन पे मैंने क्या बताया आपको, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या काम करते हैं अभी बताती हूं मैं आप लोगों को. फिर दो नोड्स के बीच में आप ये देखो स्टेम, तो स्टेम की ये जो साइड्स है ये वाली, मैंने स्टेम के सेंटर की बात नहीं करी है, ठीक है, मैंने स्टेम की साइड रीजन्स की बात करी है. यहां पे पाई जाती है लेटरल मेरिस्टम. एनलार्ज करके मैं आपको बता देती हूँ. ये स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम की जो पेरिफेरी साइड होती है, साइड्स में इंटायर सर्कल, भाई स्टेम कैसा है, सर्कुलर है, तो पूरे सर्कुलर में साइडों में ये लेटरल मेरिस्टम पाई जाती है, ठीक है. चलिए अब इनका काम देख लेते हैं हम कि ये काम क्या करते हैं. एपिकल मेरिस्टम बेटा ये प्लांट की हाइट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. मैंने आपको बताया ऐसे टिश्यूज होती है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहती है, हमेशा डिवाइड होती रहती है, ठीक है. एपिकल मेरिस्टम, हमने छोटा सा बीज लगाया, बीज में आप देखोगे जर्मिनेट हुआ और एक छोटी सी कली बाहर निकलती है, ठीक है, दैट स्टेम विद 2 लीव्स, ठीक है. धीरे धीरे वो धीरे धीरे आप देखोगे बढ़ता चला जाता है प्लांट, फ्रॉम द शूट साइड एंड फ्रॉम द रूट साइड ऑल्सो. उसका शूट रीजन और उसका रूट रीजन दोनों, शूट रीजन किसको बोलेंगे, सॉइल के ऊपर जो स्टेम रीजन होता है इसको हम शूट रीजन बोलते हैं, और सॉइल के नीचे जो रूट है उसको रूट रीजन बोलते हैं, ठीक है. चलिए, तो प्लांट की जो टिप होती है ना, बिल्कुल टिप पे जहां से नई बर्ड्स निकलती हैं, जहां से स्टेम बढ़ती चली जाती है, उसकी हाइट, प्लांट की हाइट होती जाती है, जहां से लीव्स निकलती हैं, तो ये जो रीजन है बेटा इसको एपिकल रीजन बोलते हैं, बिल्कुल टॉप वाला रीजन, चाहे फिर वो स्टेम से हो चाहे फिर वो रूट से हो, दोनों ही टिप रीजन में क्या प्रेजेंट होती है, एपिकल मेरिस्टम, जो कॉन्टिन्यूसली कभी भी रुकती नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होती जाती है, और जिस वजह से प्लांट की, इतने छोटे से प्लांट की हाइट धीरे 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 बढ़ती जाती है. जो प्लांट इनफ ओल्ड हो जाता है तब जाके इनमें डिवीजन बंद होता है, एंड आफ्टर दैट डिवीजन एक जो हाइट है प्लांट की वो स्टॉप हो जाती है, और समटाइम्स के बाद में फिर वो डेड भी हो जाता है, ठीक है. चलिए, एपिकल मेरिस्टम का वर्किंग समझ आ गया. फंक्शन क्या है इसका, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है, कहां पे, एट द टिप रीजन ऑफ द रूट्स एंड सॉरी बच्चों, टिप रीजन ऑफ द स्टेम एंड रूट. चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, लिख सकते हैं आप ये, इंक्रीज इन प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम. मैंने आपको बताया नोड रीजन्स में इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये किसमें हेल्प करते हैं, लीव्स को दोबारा से रीग्रोथ ऑफ लीव्स, रीग्रोथ या फिर ग्रोथ दोनों ही, क्लियर. स्टेम्स की इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, मतलब स्टेम्स की साइज हाइट बढ़ाने में एक तो हेल्प करते हैं, दूसरा यहां से आपने कभी देखा होगा समटाइम्स क्या होता है, ये लीफ पूरा पहले जो सबसे पहले जो लीफ निकली कुछ टाइम के बाद में सूख कर नीचे गिर जाती है, तुरंत वहां से देखो मैंने एक और 2 छोटी छोटी लीव्स बना दी है. हर लीव्स के नीचे आपको उस पर्टिकुलर स्टेम वाले रीजन पे 2 छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, प्लूम्यूल कहते हैं जिसको, वो आपको दिखाई देंगे. फिर जब ये वाली लीफ झड़ के नीचे गिर गई तो देन ये वाली लीफ फिर फर्दर ग्रो कर जाती है. क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है. क्लियर हो गई बात. ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है. कब के लिए? कि जब ये वाली लीफ झड़ के गिर गई तब ये वाली प्लूम्यूल की जो रीजन की जो छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो दोबारा से ग्रो कर जाए. सिर्फ उतनी ही दिनों, उतने ही टाइम के लिए ये इंटरकैलरी मेरिस्टम वर्किंग करती है, फिर दोबारा से शट डाउन हो जाती है. फिर जब दोबारा से ये लीफ झड़ के नीचे गिर गई, शेड हो गई, तब दोबारा से इंटरकैलरी मेरिस्टम अपनी वर्किंग करती है. क्लियर हो गई बात. चलिए अब लेटरल मेरिस्टम आ जाते हैं. लेटरल का मतलब होता है साइड रीजन. ये प्रेजेंट भी साइड में ही होती है,
स्टेम के बिल्कुल पेरिफेरी साइड में। तो ये क्या काम करती हैं, स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करती हैं। स्टेम इलोंगेशन, उसकी लेंथ बढ़ाने में, एकदम सडन लेंथ को इंक्रीज करने में, प्लस प्लांट की स्टेम की विड्थ को भी इंक्रीज करने में। कैसे, हमने देखा होगा जब छोटा सा प्लांट होता है तो उसकी स्टेम कितनी सी होती है ना, बिल्कुल पतली सी होती है ना, पेंसिल के बराबर की। फिर धीरे धीरे प्लांट ग्रो होता जाता है तो उसकी पतली सी स्टेम धीरे 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 वाइड होती चली जाती है। तो वो वाइड क्यों होती चली गई, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, सेल की जो डिवाइड, सेल जो है पर्टिकुलर डिवाइड होती चली जा रही है। जब सेल डिवाइड होगी तो साइज भी तो बढ़ेगा। जिस तरह से हमारी बॉडी की सेल्स डिवाइड होती जाती है तो हमारी ग्रोथ भी तो होती है। हम छोटे से बच्चे, फिर धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती चली जाती है। हम 5 साल के, फिर 10 साल के, फिर 12 साल के, फिर 20 साल के। क्यों, क्योंकि हमारी सेल्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है, ग्रो होती जा रही है, बढ़ती जा रही है नंबर्स में। ठीक है, तो इसलिए प्लांट की जो स्टेम है वो भी, उसकी विड्थ भी बढ़ रही है। दूसरी चीज, ये जो दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये स्टेम है। ठीक है, जब छोटा सा प्लांट होता है तो इंटरनोड्स का साइज भी छोटा होता है, कम होता है, सॉरी, है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, ये लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, तो इस वजह से क्या होगी, स्टेम की साइज भी बढ़ जाती है। तो कुछ टाइम के बाद में आप देखेंगे कि दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो इसमें भी हेल्प करती है। अच्छा, ये जो नोड रीजन की जो इलोंगेशन है, इस जगह की जो स्टेम की इलोंगेशन है बेटा, वो इंटरकैलियरी मेरिस्टेम भी करती है। दोनों ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज स्टेम की साइज के, जो नोड रीजन के बीच की जो साइज है उसको बढ़ने में हेल्प करती है। इससे प्लांट की हाइट जल्दी बढ़ती है। समझ आ गई बात। यहां से तो प्लांट ग्रो कर ही रहा है, लेकिन सडन जो रैपिड जो साइज प्लांट की स्टेम की जो बढ़ती है, वो नोड रीजन के बीच में जो स्टेम है उसकी ग्रोथ होने से बढ़ती है, जिसमें हेल्प करती है इंटरकैलियरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, दोनों ही हेल्प करती है। ठीक है, क्लियरली अगर बात करें तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्टेम इलोंगेशन के लिए, मतलब स्टेम की ये जो साइज है इसको बढ़ने में कौन सी टिश्यू हेल्प करती है, तो आप आंसर लिखकर आएंगे, करेक्ट आंसर इज इंटरकैलियरी मेरिस्टेम, क्योंकि इसका रोल इसमें ज्यादा होता है। लेटरल मेरिस्टेम का रोल सबसे ज्यादा किसमें होता है, उसकी विड्थ को बढ़ाने में। किसमें, विड्थ को बढ़ाने में, प्लांट के स्टेम की विड्थ को बढ़ाने में इसका रोल ज्यादा होता है। तो आप स्ट्रॉन्ग इलोंगेशन की गर्थ को इंक्रीज करने में, और यहां पे आप लिख लीजिए स्टेम इलोंगेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर, क्लिनिकल क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। अब सेल के बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल्स है बेटा, वो कैसी होती है। सेल्स देखो, स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी छोटी होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है। आपकी बुक में डायग्राम भी बना होगा, बहुत ध्यान से देखना। इस तरीके से बहुत छोटी छोटी क्यूबॉइड शेप की प्रेजेंट होती है, एक दूसरे से बहुत पास में, जैसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, सेम वैसे ही। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत थिन होती है। क्लियर हो गई बात। सेल वॉल कैसी होती है, देखो स्मॉल सेल कैसी है बेटा, तीनों ही टाइप की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की मैं बात कर रही हूँ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो तीनों टाइप की सेल टिश्यूज प्रेजेंट है, इन टिश्यूज की जो सेल्स हैं वो कैसी होती है, साइज में स्मॉल होती है। जिसमें एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल है वो तो बहुत ही साइज में स्मॉल होती है, क्यूबॉइड होती है, इनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, इनमें वैक्यूल्स की जरूरत नहीं होती, तो हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वैक्यूल एब्सेंट। ठीक है, क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। स्टोर कौन करता है, लीव्स करती है, तो लीव्स में ज्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे न्यूक्लियस। इसमें जो न्यूक्लियस होती है वो लार्ज होती है,
जरूरी है न्यूक्लियस के लार्ज होने का, क्योंकि आप देखो ये कॉन्टिन्यूसली एक्टिव डिवीजन करती है, ठीक है, मतलब ये सेल एक्टिव डिवाइड हो रही है, हर टाइम 24/7 डिवाइड होती रहती है, इसलिए न्यूक्लियस ऑल द टाइम एक्टिव रहता है सेल को डिवीजन फेज में लाने के लिए। तो न्यूक्लियस का काम ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस इसमें लार्ज होता है। तो सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके की पाई जाती है, किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर। ये तीनों टाइप की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, इनमें जो सेल्स है उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। तो हमारा टॉपिक ये वाला आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी परमानेंट टिश्यू। थोड़ा सा लेंदी होगा टॉपिक, आप लोग पढ़ के आना एनसीईआरटी में, ताकि जो वर्ड्स जो मैं आपके सामने बोलूंगी आप उसको लेकर, मतलब कहते हैं ना, पहले से हमें कोई चीज पता होती है तो हमारे जो माइंड है उसको ग्रैस्प करने में इजी रहता है, उसको बहुत जल्दी समझ आने लगता है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी थोड़ा सा आज रिवाइज कर लेना, आप लोग पढ़ लेना, इसको तो पढ़ ही लेना, प्लस साथ में परमानेंट टिश्यूज भी थोड़ा सा देख लेना। परमानेंट टिश्यूज में क्या क्या, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये हम पांचों टाइप के टिश्यूज को परमानेंट टिश्यूज के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें आए तो आप लोग मुझे जरूर सेंड करना। तब तक अच्छे से पढ़िए और सेफ रहिए।